हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए धर्मेंद्र गुप्ता आपकी क्लास लेने के लिए आया हूँ। मैं सीए इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी भी रहा हूँ। ज्ञान दर्शन चैनल पे भी मेरी क्लासेस आती रही हैं और सीए इंस्टीट्यूट की क्लाउड कैंपस में भी मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं। आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर्स आपके सीए इंटर और सीए फाइनल में भी होंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में से आते हैं तो वो इसी चैप्टर में से आते हैं, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करें। ये ध्यान रखना कि केवल प्रैक्टिस से ही आपको मैथ समझ में आएगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो आज की क्लास जो मैं देने जा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सीए इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उससे देखेंगे, उसके अलावा जो स्कैनर में क्वेश्चंस अवेलेबल उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि नाम, इसका नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बहुत सिंपल है, कोई बच्चा भी समझ सकता है। आप लोग तो सब ग्रोन अप बच्चे हैं और इसको हर कोई समझ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब ध्यान रखना, कभी टीचर्स PRT अपॉन 100 भी बताते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे जो 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़े हुए हैं उनके साथ कुछ समस्या हो सकती है। जैसे R का मतलब अगर 10% है, इस बात का मतलब है 10/100 और इस बात का मतलब है 0.1। केवल इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो डिवाइडेड बाई 100 करने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो अगर आप 100 लिखना चाहते हैं तो R की जगह 10 लिखना होगा, और अगर 100 नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 0.1 लिखना होगा या 10/100 लिखना होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो आप ना समझ सकें। फिर से मैं दोहराता हूँ, अगर रेट 5% है, इसका मतलब है कि रेट है 5/100% प्रति 100, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.5। कुछ नॉन मैथ्स वाले बच्चे क्या करते हैं, 0.5 लिख देते हैं। 0.5 का मतलब होता है 50%। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान करेंगे कि ये 5% का मतलब क्या होता है। अब अगर 2.5% है तो इसका मतलब होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100, या इसको लिखेंगे 0.025। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इसका क्या मतलब होता है। 2.5% का मतलब 2.5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब क्या है, 10% का। मैंने ये इलस्ट्रेशन देके आपको अभी समझाया है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम उसी बात को फिर से बताते हैं। अगर रेट आपको दे रखा है 2%, टाइम दे रखा है 3 years और P दे रखा है सपोज 10,000, इन 3 टर्म्स को हमें समझना जरूरी है। PRT, R स्टैंड्स फॉर रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम इसको पर एनम समझेंगे, कुछ दे रखा है तो अजम्पशन की जरूरत ही नहीं है। इफ इट इज पर मंथ देन इट इज फॉर ए मंथ, इफ इट इज पर एनम देन इट इज फॉर ए ईयर। बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एनीथिंग, यदि कुछ दे नहीं रखा है तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि ये हमेशा सालाना है, वार्षिक है, ईयरली है। ठीक है बेटा। तो T स्टैंड फॉर टाइम, टाइम इन ईयर्स। ध्यान देना, अगर मंथ्स में दे रखा है तो हमें ईयर में बदलना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 मंथ्स दे रखा है तो 9 मंथ्स का मतलब है 9/12 ईयर्स। कैसे बच्चों? कि अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मंथ जो है वो ईयर में बदल जाएगा। फिर से देखो, 2 years एंड 4 months, अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 years का मतलब क्या? 24 months।
24 प्लस 4 कितना हो गया? 28 मंथ्स। और 28 मंथ्स को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 28/12 ईयर्स। तो बच्चों टाइम को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कभी भी कोई टाइम दे रखा है तो ईयर में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मंथ्स में है तो डिवाइड बाई 12, और वीक्स में तो डिवाइड बाई 52। आपको पता है 52 वीक्स होते हैं। और अगर डेज में तो डिवाइड बाई 365 करके हम उसको ईयर्स में बदल सकते हैं। मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैथमेटिक्स में जो बच्चों को दिक्कत होगी, अधिकतर बच्चे वो होते हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है, उनके साथ बड़ी समस्या है। वो जैसे ये 0.5 ईयर लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसका मतलब क्या बताते हैं? 5 महीने। गलत हो जाता है। 0.5 मंथ्स का मतलब है 0.5 इंटू 12 यानी 6 महीने। क्यों सर? क्योंकि एक साल में 10 महीने नहीं होते। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक साल में होते हैं 12 महीने। तो इसका मतलब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक सवाल है जिसमें बच्चे सभी गलत करते हैं, जिसमें 0.6 ईयर है, इसको वो लिख देते हैं 6 महीना। गलत हो गया। 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 12 से। तो ये ध्यान रखना, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 मंथ्स हो गया। और अगर स्टडी मटेरियल में 7 मंथ्स लिखा है तो वो करेक्ट आंसर होगा। या फिर 1.6 ईयर्स लिखा है तो इसका मतलब है 1 ईयर तो पूरा है। और कितने महीने? 7.2 मंथ्स टू बी वेरी एक्यूरेट। लेकिन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में 7 मंथ्स लिखा हो तो बच्चे क्या करते हैं? वो सोचते हैं ये गलत है, जबकि ये सही जवाब है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है PRT का मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको R बताया, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कुछ नहीं लिखा है तो ये पूरे साल का है। और इसीलिए हमने T क्या माना है? ईयर्स में माना है। अब P क्या होता है? P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। मूलधन, अगर हिंदी में बोलते हैं ना मूलधन, इसका मतलब कितना रुपया हमने उधार ले रखा है या दे रखा है। इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? जितना पैसा हमने दे रखा है। अगर हमने सपोज 1 लाख रुपए किसी को दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो 1 लाख का 2% कितना होता है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 2000 पर एनम हो गया। और अगर 3 साल के लिए है तो 6000। सीधी सी बात है, लॉजिकली भी हमको समझना चाहिए कि ये जो PRT का फॉर्मूला बना वो कैसे बना। सिंपल सी बात है कि P और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब 1 साल का इंटरेस्ट आ गया तो कितने साल के लिए आपने ले रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देने का, राइट। तो इस प्रकार से आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझ चुके हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट के बाद है अमाउंट। अब अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब है कि जो आपने पैसा उधार दिया है उसके अलावा जो इंटरेस्ट है। तो P + I इज योर अमाउंट। तो अमाउंट, अगर जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया था कि 1 लाख रुपए हमारा P है और I कितना आया था? 3 साल का अगर 6000 आया तो ये कितना हो जाएगा? 1,06,000। कैसे? P और I का सम। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि हम ना केवल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बल्कि अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अब जो भी स्टडी मटेरियल में फॉर्मूले दे रखे होते हैं और किताबों में फॉर्मूले दे रखे हैं, आप देख के घबरा जाते हो, इतने फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता देता हूं जिससे कि आप अपना फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। और कुछ बच्चे जो इसमें कठिनाई महसूस करते हैं वो क्या करेंगे कि वो ऐसे ही याद कर लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब PRT होता है। बस इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। आपको 1 सिंपल इंटरेस्ट, 2 P, R 3 और T
4, 1 2 3 4, 4 चीज़ें दे रखी हैं। 4 में कोई भी 3 चीज़ दे के चौथी चीज़ पूछी जा सकती है। अगर आपसे SI पूछा जाए तो आप PRT को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर P पूछा जाए तो SI को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? RT से। और अगर आपको R पूछा जाए तो SI को किससे डिवाइड करेंगे? P और T से। और अगर T पूछा जाए तो SI को किससे डिवाइड करेंगे? P और R से। अब देखो कितने सारे फॉर्मूले आपके सामने बन गए। अरे एक मदर फॉर्मूला होता है, उससे कितने ही बच्चे आप बना सकते हो। तो ये ध्यान देना कि एक फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो ये कोई नए फॉर्मूले नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो कम से कम एक फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। किसी भी तरीके से याद करो, आपको ये बेसिक फॉर्मूला यही है। और इससे PRT कुछ भी निकाल सकते हो। यू हैव टू पुट द वैल्यूज गिवन इन द मदर फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके समझ में आ गया तो इसमें रख के आप निकाल सकते हैं। चलो एक फॉर्मूला और बना के दिखाते हैं आपको। अभी मैंने आपको बताया अमाउंट बराबर P प्लस आई। सबको समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आ गया, बहुत आसान है। क्या आसान है कि P जो हमने पैसा जमा कराया, I इंटरेस्ट जमा कराया भी हो सकता है, लोन लिया भी हो सकता है, इंटरेस्ट हमें देना भी पड़ सकता है, इंटरेस्ट हमें मिल भी सकता है। तो डिपेंड करेगा कि हमने पैसा जमा कराया है कि पैसा लिया है। तो ये ध्यान देना, ये दो धारी तलवार है, दोनों तरह से चलती है। इसमें हमें फ़ायदा भी हो सकता है और हमें नुकसान भी हो सकता है। जब हमें इंटरेस्ट मिलता है तो ये हमारा फ़ायदा है, जब हमें देना पड़ता है तो ये हमारा नुकसान है। तो CA बनने का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए क्या आपका फ़ायदा, क्या आपका नुकसान। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें और भी पता चलने वाली हैं कि हम कैसे रईस बनेंगे। तो चलो मैं धीरे धीरे इन सब बातों को आज बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये फॉर्मूला भी पता है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए हमने क्या लिखा था? PRT का मल्टीप्लाई। और अगर हम P को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस RT। और अगर हमें P निकालना हो और A गिवन हो तो 1 प्लस RT हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला देखो आपने बना लिया और एक फॉर्मूला ये बना लिया। तो इस प्रकार से आप कितने ही फॉर्मूले बना सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट के जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तो अब आपको SI निकालना आ गया, अमाउंट निकालना आ गया, रेट निकालना आ गया, टाइम निकालना आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आती रहती हैं। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर 1 साल के बाद आपका कितना अमाउंट होगा तो P प्लस आई होगा। 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? P प्लस 2I होगा। और 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? P प्लस 3I होगा। अरे सर आप तो हमें AP पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी तो इसी को कहते हैं कि 1 साल में 1 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल के बाद 2 साल का इंटरेस्ट होगा, 3 साल के बाद 3 साल का इंटरेस्ट होगा, यानी हर साल इंटरेस्ट बराबर होगा। सर हमने डेप्रिसिएशन भी पढ़ा हुआ है, उसमें एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, उसमें डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। क्या आप वही बता रहे हो? हाँ, डेप्रिसिएशन का अंतर क्या है? डेप्रिसिएशन घटता है, ये इंटरेस्ट है जो बढ़ता है, बस ये अंतर है। बाकी आपने सही समझा, ये डेप्रिसिएशन भी है जो आप CA अकाउंट्स में पढ़ते हो, डेप्रिसिएशन के बारे में इंटर में भी आपने पढ़ा हुआ है और डेप्रिसिएशन का नाम सुना हुआ भी लगता है, सर की क्लास भी है। तो आशीष सर की क्लास है इसके ऊपर। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन यही होता है कि उसमें वैल्यू ऑफ द असेट, फिक्स असेट जो डेप्रिसिएबल असेट है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। फिर से देखते हैं कि अगर हम A4 निकालना चाहें तो इसमें कुछ नहीं, P प्लस 4I हो जाएगा, सॉरी। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ाते जाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सवाल आया है एग्ज़ाम में कि 2 साल के बाद अमाउंट होता है, तो 2 साल के बाद A2
A2 बराबर क्या होता है, P प्लस 2i, लिखा हुआ 6200 है, और 3 साल के बाद P प्लस 3i 7400 है। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है कि 2 साल के बाद जो अमाउंट है हम उसको क्या लिख सकते हैं, P प्लस 2i, और 3 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, P प्लस 3i। तो इससे क्या i की वैल्यू भी आ जाएगी, P की वैल्यू भी आ जाएगी, रेट भी आ जाएगा। तो चलो हम अभी जब क्वेश्चंस को कराएंगे तो इस चीज़ को फिर से बताएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि अमाउंट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपने रेट 10% है और P 1 लाख रुपए है, अगर 1 लाख पे 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कोई बच्चा कर सकता है 10% ऑफ 1 लाख, कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे 10,000 आ जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। फिर अगर दूसरे साल का इंटरेस्ट 11,000 बोलेंगे कुछ बच्चे, वो गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा P के ऊपर निकलेगा, इसमें इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। अभी मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड कांस्टेंट एवरी ईयर। इसी प्रकार से इसमें इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये हमेशा 10% ऑफ 1 लाख ही रहेगा। अभी हमने क्या किया था, 10% ऑफ 1 लाख किया था, तो अभी भी 10% ऑफ 1 लाख यानी 10,000 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब 1,20,000। और अगर A2 हमें पता चल गया तो I3 यानी तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, अरे सर आपने बताया ये तो कांस्टेंट रहता है, हाँ, इसका मतलब अब 130 क्या हो गया, ये A3 हो गया। इसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि A1 बराबर क्या है, P प्लस I, I कितना है 10,000, A2 क्या होगा P प्लस 2i, A3 क्या होगा P प्लस 3i। इस प्रकार से ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें पता है कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर अचानक से ही आपके सारे क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो और भी समझाता हूँ इसमें। अगली चीज़ है, कभी कभी आ जाता है कि डबल होने में कितना समय लगेगा, टाइम टू डबल। तो ध्यान दो, टाइम टू डबल, अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, SI डिस्कस कर रहा हूँ, अभी CI शुरू नहीं हुआ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने टाइम टू डबल बताया था, अरे मैंने किस में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट में अलग फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग फार्मूला है। तो इस चीज़ का ध्यान करेंगे कि अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, ये जो फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट में काम आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दूसरा होने वाला है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लिख देते हैं 1/r। सर क्या मतलब हुआ इसका, अगर रेट 5% है तो टाइम टू डबल कितना होगा, सर आपने बताया टाइम टू डबल होगा 1/r। r कितना है 5, कुछ बच्चे 5 लिखेंगे जो नॉन मैथ्स वाले हैं, और जो मैथ्स वाले हैं वो समझते हैं कि ये 5% का मतलब क्या है। 5% का मतलब मैं बता चुका हूँ, 5% का मतलब 5 नहीं होता है, 0.05 होता है, या 5/100 भी लिख सकते हो, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5 20। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, 20 ईयर्स में डबल होगा। सर ये भी तो हो सकता है कि इट टेक्स 10 years to double एट SI, हम SI की बात कर रहे हैं, फाइंड रेट, तो रेट बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम टू डबल। क्या मतलब हुआ, अरे यही फॉर्मूला तो है कि अगर टाइम टू डबल दे रखा है, टाइम टू डबल 1/r दे रखा है, तो r को इस तरफ लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टाइम टू डबल। अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, ये फॉर्मूला आपने कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, ये भी बताइए। चलो मैं इसको भी बताता हूँ कि ये मैंने फॉर्मूला कहाँ से बनाया। तो मैंने ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनाया कि अगर डबल करना है तो बताओ आई क्या होगा, आई तो पी होगा। अगर मैं डबल करना चाहता हूँ, सपोज पी हमारा 100 है और ए 200 बनाना चाहता हूँ, तो आई कितना हो गया, इनका डिफरेंस। क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ सर। कैसे कि अगर ए बराबर होता है पी प्लस आई, तो आई बराबर क्या होगा, ए माइनस पी। और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पे 2p है, तो आई बराबर क्या है, 2p माइनस पी यानी p हो गया। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी होता है। हाँ सर, ये तो आपने बताया हुआ है। तो आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। p बराबर पी आर टी, तो p से p कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो आर टी बराबर क्या हो गया 1, r बराबर क्या हो गया 1/t। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सर आपने बताया कि टाइम टू डबल 1/t 1/r होता है, तो क्या टाइम टू ट्रिपल भी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कैसे सर? चलो ये भी बताते हैं कि अगर आपने टाइम टू डबल सीख लिया तो टाइम टू ट्रिपल देखो, टाइम टू ट्रिपल होगा 2/r। सर उसमें 1/r था, इसमें 2/r। ये क्यों किया आपने? 1/r समझ में आ गया, क्योंकि p और p दोनों बराबर थे, आपने कैंसिल करके 1 कर दिया, 1/r कर दिया t की जगह। अरे वही बात है, अगर आप 3 गुना करना चाहते हो तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 2p के बराबर हो गया। तो 2p इज इक्वल टू पी आर टी। तो अब आपको समझ में आ गया, p से p कैंसिल हो गया, r बराबर क्या हो गया 2/t। तो टाइम टू ट्रिपल, अगर टाइम टू ट्रिपल दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो इसमें कि r बराबर 2/t है, तो t बराबर क्या होगा, टाइम बराबर 2/r और रेट बराबर। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने पहले टाइम टू डबल सीखा था, ऐसे टाइम टू ट्रिपल है। टाइम टू ट्रिपल में क्या फॉर्मूला होगा 2/r, और अगर हमें टाइम दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से बनते जा रहे हैं। सर अगर हमें 4 गुना करना है तो 3/r हो जाएगा, 5 गुना करना है, बिल्कुल सही है। तो इन चीज़ों के लिए मैं एक तरकीब आपको और बता देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो और बढ़िया बात बताता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ कि बहुत सिंपल सी बात है। अभी आपने कहा कि अरे AP जैसा है ये सब कुछ, तो अगर कुछ समय में से 5 इयर्स में, अगर 5 इयर्स में आपका पैसा 2 टाइम्स होता है तो 3 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बता सकते हो कि जितना टाइम इसमें लगा है इतना टाइम और लगेगा। अच्छा 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा, इतना ही समय और लगेगा। और 5 टाइम्स होने में कितना लगेगा, 5 इयर्स ही लगेंगे। तो अगर आपका 1 साल का इंटरेस्ट दूसरे साल के इंटरेस्ट के बराबर है, तो पहले 5 साल का इंटरेस्ट अगले 5 साल के इंटरेस्ट के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 साल में क्या होगा, ये 2 टाइम्स होगा, और 20 साल में 3 टाइम्स होगा, 30 साल में 4 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन। और 100 साल में कितना होगा, 11 टाइम्स होगा। 110 साल में कितना होगा, 12 टाइम्स होगा। बस इतनी सी बात है। तो जो भी
एक तरह से कंपाउंडिंग पीरियड है। जैसे डबलिंग पीरियड अगर 5 साल का है तो ट्रिपल होने में और 5 साल लगेंगे, मतलब 5 और 5 10 साल। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं अभी हम देखने वाले हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो एग्जाम्पल्स में आपको दे रखे हैं वो आप खुद लगा सकते हो, क्योंकि मैंने सब आपको समझा दिया है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपसे नहीं होते हैं वो करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलने वाले हैं। तो आपके स्टडी मटेरियल में 4th चैप्टर है, और 4th चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्सरसाइज का नाम है 4A, और इसमें पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए। किसका सिंपल इंटरेस्ट बताना है? P दे रखा है 3,500 रुपये, T दे रखा है 3 years, और रेट दे रखा है 12%। तो कौन नहीं बता पाएगा इसका? अरे सर ये तो बहुत आसान है, PRT यानी 3,500 इंटू 3 इंटू 12%। केवल कैलकुलेटर के बटन ही तो दबाने हैं। 3,500 इंटू 3 इंटू 12%, बस 1260 आ गया। तो इसका आंसर हो गया ₹1260। इतनी सी बात है। तो कैलकुलेटर सबको यूज़ करना आता है। आज मैं कुछ कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। लॉग कैसे निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, 1/7 पावर निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूँ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको पूरा भी देखना है। AKN कोचिंग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन के केस में भी AKN ने कितनी अच्छी फैसिलिटी आपके लिए की है कि वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट यू कैन स्टडी एट होम। ठीक है, आगे चलते हैं कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चंस है उसमें क्या है? P गिवन है 5,000, रुपीज़ नहीं लिखा है, लेकिन वी विल अज्यूम इट टू बी रुपीज़ ओनली। अच्छा, R कैपिटल लिखा है, लेकिन इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने शॉर्ट में लिखा है। या T कैपिटल लिखा है, लेकिन इसका मतलब 4.5। इसको 4.5 भी लिख सकते हैं, या 9/2 भी लिख सकते हैं। तो जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होता है। जो बच्चे नहीं जानते उनको 4.5 का मतलब ही नहीं पता होता कि हम इसको 4.5 लिख सकते हैं या 9/2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस अब आपको P पता है, R पता है, T पता है, क्या करना है? कैलकुलेटर के बटन दबाने हैं, और पूछा क्या है? I। तो ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या गिवन है, क्या पूछा है, और कैसे करना है। ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, क्या गिवन है। अगर आपने इसको पढ़ने में जरा सी भी गलती की तो सवाल तो गलत होना ही है। फिर क्या पूछा गया है। अगर अमाउंट पूछा, आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो एक ऑप्शन में इंटरेस्ट भी लिखा होता है, आप सोचते हैं यही सही है, गलत हो गए आप। तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। और तीसरा, कैसे करना है। इसके लिए फॉर्मूले हैं, इसके लिए टेक्निक्स हैं, इसके लिए ट्रिक्स हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो PRT, अगर आपको केवल कैलकुलेटर में P क्या करना है, 5,000 लिखा, फिर इनटू 15%, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 750 रुपये, इंटू 4.5 कर दो या 9/2 कर दो तो 3375। अब आपको समझ में आ गया 3375 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप दे सकते हो कि A में लिखा है 3375, तो ये करेक्ट आंसर है। 2 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं करा रहा। जो बच्चे नहीं समझते हैं मैथ्स को, उनको बहुत ही इससे सुविधा होने वाली है और वो सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें आपको सीखना ही चाहिए जब कोई चीज़ सिखाई जा रही है। तो P बराबर कितना है, 5000, इसमें दे रखा है 5000, और T बराबर कितना है, 1 ईयर दे रखा है, और I दे रखा है 300, और रेट पूछा है
रेट आपसे पूछा है, रेट ध्यान दो कि रेट हमें बताना है। तो रेट बराबर क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको बताया एस आई अपॉन पी टी हो जाएगा। तो एस आई कितना है, एस आई है 300 और पी टी कितना है 5000 इंटू 1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, और जब फ्रैक्शन में आया और परसेंटेज बनाना हो तो इंटू 100 करते हैं, वो आप बाद में भी कर सकते हो। तो मैं लिखूँगा 300 डिवाइडेड बाई 5000, तो कितना हुआ 0.06। अच्छा, अगर आपने 0.06 लिखा या 6% लिखा, ये दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। हम इसको ये और इसको ये कह सकते हैं। इसलिए जो बच्चे डाउट में रहते हैं जैसे, तो वो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.06 भी वही है और 6% भी वही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो इसका आंसर सी हो गया, क्योंकि 6% दे रखा है। 0.06 भी हो सकता है, वो भी एक ही बात है, लेकिन अधिकतर परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज में। रेट को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, लेकिन ना लिखा हो तो गलत नहीं होता है, वो भी सही होता है। 4 नंबर को देखो, 4 नंबर में पी कितना है 4500 रुपये है, और ए कितना है 7200 रुपये है, और ऐसा ही पूछा है। अभी आपको बताया था कि अगर आपको पता है ए बराबर पी प्लस आई, तो आई बराबर क्या हो गया, ए में से पी घटा दो। आप तो कैलकुलेटर का यूज़ है। 7200 माइनस 4500, तो कितना आया 2700। तो बस आंसर आ गया। अब देखो ए बी सी डी में कौन सा है, इसमें लिखा हुआ है डी, आंसर आ गया है। 5 में देखो क्या है, इसमें पी दे रखा है 12,000 रुपीज़, और ए दे रखा है 16,500 रुपीज़, और टी दे रखा है 2.5 ईयर्स। अच्छा, रेट पूछा है। अगेन एक तरीका तो है कि आप ऐसा ही निकालो, इनका डिफरेंस कितना है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसका और इसका जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट होता है। तो आपने इंटरेस्ट निकाल दिया ये, और फिर रेट निकालना ये आपने सीखा हुआ है, यहाँ पे भी यही लगाओगे, एस आई डिवाइडेड बाई 1 पी इंटू टी, और निकाल सकते हो। तो क्या होगा 4500 डिवाइडेड बाई पी 12,000 इंटू 2.5, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। तो आपको पता है फ्रैक्शन का क्या करना है, इंटू 100 करके इसको परसेंटेज में निकालना होता है। डिवाइड बाई 2.5 कितना आया 15%, 0.15 या 15%, आपको पता है ये एक ही बात होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया 15%, ए हो गया। चलो 6 करते हैं, केवल 10 हैं तो हम इसको करने के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पाएंगे। तो 6 को देखते हैं, 6 में क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, अपने मन से पूछना है आपको क्या गिवन है। अच्छा 10,000 गिवन है, और आई क्या है 2,500 गिवन है। फिर उसके बाद क्या है, रेट गिवन है, रेट गिवन है 12.5%। कैपिटल या स्मॉल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन। अब क्या पूछा है, टी पूछा है। तो टी आपको पता है कि आपको टी बराबर एस आई डिवाइडेड बाई पी आर। तो एस आई कितना है आपके पास 2,500, और पी कितना है, पी आपका है 10,000, और टी कितना है, आर कितना है 0.125। सर ये आपने कैसे लिखा, ये 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 0.125। तो डिवाइड कर दो, कैसे 2500 डिवाइडेड बाई 10,000 और डिवाइडेड बाई 0.125, तो कितना हो गया 2 ईयर्स। बस इतनी सी बात है। अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो यू कैन फाइंड दिस, बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। चलो इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, टी पूछा है। तो आप लोग जब तक ये नहीं समझोगे कि क्या गिवन है क्या पूछा है तो क्या करना है, तो वो बात की बात है, आप गलती करके आओगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि नहीं आता है तो छोड़ना अच्छा है, और अगर आता है तो ये आपके लिए बोनस हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से करना है। और इससे क्या होगा, आगे जो इंटर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग और फाइनल में भी कैपिटल बजटिंग है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो आपको सबको समझ में आ जाएगी। तो इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और मैंने आज ये चैप्टर क्यों लिया, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 क्वेश्चन में टी पूछा है, क्या दे रखा है, पी दे रखा है, कितना दे रखा है 8500, और क्या दे रखा है, ए दे रखा है 10200। आप किसी भी तरीके 10200, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। क्यों, SI आप निकाल सकते हो। SI क्या होगा, इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है 1700 रुपीज़, और टी बराबर क्या होगा, अभी हमने निकाला था। इसी प्रकार से SI डिवाइडेड बाई इंटू आर भी गिवन है। इस सवाल में आर कितना दे रखा है 12.5%। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1700 डिवाइडेड बाई 10,200 और डिवाइडेड बाई 2.125, तो ये आ गया, इसका आंसर आएगा 1.6 ईयर्स। ठीक है, 1.6 ईयर्स का मतलब है 1 ईयर एंड 7 मंथ्स। मैं फिर से देखता हूँ कि 1700 ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, डिवाइडेड बाई 10,200 और डिवाइडेड बाई 0.125, 1.33, 10,200 माइनस 8,500, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई पी कितना है 8,500। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दो बेटा कि इसमें हमने क्या करना है 8,500 लिखना है, और ये 1.6 ईयर्स आएगा। वन पॉइंट सिक्स का मैंने बताया था, मतलब 0.6 का मतलब क्या होता है 0.6 इंटू 12 मंथ्स। तो इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि ये अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 7.2 आएगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पहला ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करके आते हैं 1 ईयर एंड 6 मंथ, ये गलत होता है, तो इसको ध्यान करेंगे। अच्छा 8, 9, 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे बताना ही था, मैंने सारे बता दिए। 8, 9, 10 को ध्यान से देखें। 8 में क्या लिखा हुआ है कि मंथली इंटरेस्ट आपको चाहिए, सपोज आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए 1200 रुपये, यानी हर महीने आपको 1200 चाहिए। एक बैंक जो आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, तो कितना पैसा जमा कराएं, what money should be invested to get 1200 every month? This is the question. एक तरह से ये परपेचुटी कहलाती है। परपेचुटी का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो आपको हमेशा इतना रुपया मिलता रहे, परपेचुटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो ये पढ़ा हुआ है SI बराबर PRT। अब SI तो 1200 है और P कितना है पता नहीं, रेट कितना है 18%, और टाइम कितना है 1 मंथ। मंथली का मतलब क्या है 1/12 ईयर। ध्यान देना 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर। ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P कितना आ जाएगा 80,000 रुपीज़ आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करा जा सकता है।
और जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 80,000 है, 80,000 ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसका एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा 18% से, तो अगर इंटू 18% करेंगे तो ये आएगा 14,400 डिवाइडेड बाई 12, तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो कई बार ऑप्शन से भी करते हैं कि ऑप्शन में कितना लिखा है, 80,000 लिखा हुआ है, तो 80,000 अगर 80,000 से कम आ रहा है तो आप ज़्यादा वाला अमाउंट लोगे, ज़्यादा आ रहा है तो कम वाला अमाउंट लोगे। इस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हो ऑप्शंस को भी। ठीक है, धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। और 9th और 10th 2 क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने ही थे। तो 9th जो बच्चे पूछते हैं क्लास में कि 1-2 साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाता है 6200, मैंने एग्जांपल दिया था, और 3 साल के बाद कितना हो जाता है 7400। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, P + 2i लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, P + 3i लिख सकते हो। यानी क्या हुआ कि P + 2i तो आपका है 6200 और P + 3i कितना है, अगर इसमें से माइनस करेंगे, इक्वेशंस आपने सॉल्व की हुई है, तो i बराबर कितना हो गया 1200। अगर i 1200 है तो आप P की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, i कितना है 1200, तो 3600 माइनस करोगे यू विल गेट 3800। और रेट निकालना है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 1200 और P कितना है 3800, इंटू 100 करके आप परसेंटेज में लिख सकते हो। तो 1200 डिवाइडेड बाई 3800 परसेंटेज में कितना होगा 31.58। 57 दे रखा है, हमने राउंड ऑफ करके 58 लिखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। चलो 10 नंबर देखो कि अगर 10 साल में पैसा डबल होता है, हमने बताया था आपको 10 ईयर्स में क्या होता है, पैसा 2 टाइम्स होता है, तो 3 टाइम्स होने में क्या होगा, कितना समय लगेगा, सीधा सीधा आप लिख सकते हो 20 ईयर्स। और इसी प्रकार से ये स्केल चलता है। लेकिन जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता वो देखेंगे कि डबल होने का मतलब क्या है, कि i अगर P के बराबर हो तो पैसा डबल हो जाता है, तो P बराबर PRT। अगर P से P कैंसिल कर रहे हैं तो RT बराबर 1, तो रेट क्या हो गया 1/T हो गया, और T कितना है 10 ईयर्स है, तो ये 10% आ गया, आया तो 0.1, लेकिन हमको पता है 0.1 हो या 10% हो, बात तो एक ही है। अगर 10% आ गया तो टाइम टू ट्रिपल कितना होगा, टाइम टू ट्रिपल आपको पता है कि इस समय इंटरेस्ट कितना होगा 2p के बराबर, तो 2p = PRT। इसमें वैल्यूज पुट करोगे यू विल फाइंड 20 ईयर्स। तो ये कई तरीके से, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें एक बार जब क्लिक कर जाएगा तब वो हम कई तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलो समय कम है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ थ्योरी में है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिकली जो बैंकों में मिलता है या कहीं भी इंटरेस्ट जो हम लोन लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट लगता है, सब में कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक हम सीखे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक आइडिया देने के लिए आपको ये बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 साल में डबल होगा, तो 10 साल के बाद कितना होगा, ये 2 टाइम्स होगा। अभी मैंने एक सवाल भी कराया था, एक्सरसाइज का 10वां सवाल। और 20 ईयर्स में क्या होगा, ये 3 टाइम्स होगा, और 30 ईयर्स में क्या होगा, ये 4 टाइम्स होगा, 40 ईयर्स में क्या होगा 5 टाइम्स होगा, और अगर 100 साल में देखें तो क्या होगा 11 टाइम्स हो जाएगा। और अगर हम 110 साल, हमारी लाइफ नहीं है इतनी, लेकिन चलो दवाई आ रही है बहुत अच्छी, तो हो सकता है 120 साल भी हो, तो इसका मतलब हम 110 साल में 12 टाइम्स कर पाए। और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें
अगर रेट 10% CI और 10% SI, ये सिंबल हैं। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, अगर CI लिखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है और SI लिखा है तो सर अगर कुछ नहीं लिखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वी विल प्रेज्यूम इट टू बी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब ये बताइए कि अगर ये, मैं आपको कैलकुलेशन से बता देता हूँ, इट टेक्स अराउंड, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आया ये, इट टेक्स अराउंड 7.2 ईयर्स टू डबल। तो 14 साल में कितना होगा? अब ये 3 गुना नहीं होगा, अब ये GP शुरू हो गई है, ये 4 गुना होगा, डबल का डबल। और 21 साल में कितना होगा? 8 टाइम्स। और 28 साल में कितना होगा? 16 टाइम्स। और 36 ईयर्स में कितना होगा? 32 टाइम्स। यहाँ पे क्या था? 30 साल में 4 गुना, 40 साल में 5 गुना, यहाँ 36 साल में कितना हो गया? 32 गुना। और अब अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ाएं तो 72 ईयर्स में क्या होगा? नहीं, 64 नहीं, 1024 टाइम्स। और अगर 108 साल में देखें, अभी 110 साल में ये कितना हुआ? 12 गुना। और ये 108 साल में कितना होगा? 32 इंटू 1024, यानी 32,000 गुने से भी ज़्यादा। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसकी कंपाउंडिंग की पावर को समझ के, अभी मैंने शुरू में क्या बताया था आपको, जो रईस बनना है। देखो बेटा, जो रईस है वो रईस होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जाता है। उसका रीज़न क्या है? जिन्होंने पैसा कमा लिया, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है। अगर अंबानी के पास 1 लाख करोड़ रुपए है, तो अगर 5% भी कमाएगा तो 5,000 करोड़ कमाएगा। अगर 2% भी कमाएगा तो 2,000 करोड़ कमाएगा। तो उसका पैसा कहाँ कम होने वाला है? इसलिए जिसने पैसा कमा लिया उसका तो कंपाउंडिंग शुरू हो गई, और जिसके पास नहीं है वो तो हर महीने कमाएगा, हर महीने खर्च करेगा, और क्रेडिट कार्ड से और खर्च करेगा, उसको पता ही नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको इसलिए भी समझाया जा रहा है जिससे कि आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हों। तो अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अभी मैं फिर से जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देना, 1 लाख रुपए आपने जमा किए तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000। और 1 लाख अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो भी ये 10,000 होगा, क्योंकि इसमें भी ये इसका 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या माने हैं? 10%। तो दोनों केस में आप कहोगे समझ में दोनों में बराबर आया, बस पहले साल ही बराबर आएगा। उसके बाद क्या होगा? ये 1,10,000 और ये भी 1,10,000 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में I2 क्या होगा? 10,000 ही रहेगा। A2 क्या होगा? 1,20,000 हो जाएगा। फ़र्क यहाँ पर है, इसमें 11,000 हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 1,10,000 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 1,21,000 हो जाएगा। अब जो I3 आएगा वो 10% ऑफ 1,21,000, 12,100 होगा। इसमें क्या होगा? I3 इसमें 10,000 ही रहेगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि एक तो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट जो कि हर साल सेम अमाउंट है। जैसे 10,000 अगर पहले साल है तो दूसरे साल भी 10,000 है, तीसरे साल भी 10,000 है, चौथे साल भी 10,000 है। हर साल कितना है? 10,000 ही रहेगा। और दूसरा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें पहले साल ही 10,000 है, अगले साल क्या होगा? 1,10,000 मिल जाएंगे। 1,10,000, 1,10,000 का 10% कितना होगा? 1,10,000 का 10% हो जाएगा 11,000। फिर 11,000 जुड़ जाएगा, 1,21,000 का 10% कितना होगा? 12,100, 12,100 हो जाएगा। इस प्रकार से इंटरेस्ट क्या हो रहा है? कंपाउंड होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत आसान था। सिंपल इंटरेस्ट में SI बराबर क्या था? PRT, और सारी चीज़ें आपने इसी से तो निकाली हैं।
और इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता है, पहले हमें अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट इसमें हम बाद में निकालते हैं पी में ऐसा ही जोड़ के, और इसमें अमाउंट होता है पी 1 + r⁴n। पहले अमाउंट निकाला जाता है और अमाउंट में से पी घटा देंगे, अमाउंट में से पी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखना क्या अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट में पहले हम ये निकालते हैं बाद में ये निकालते हैं, और इसमें हम पहले ये निकालते हैं बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कई बार बच्चे सोचते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, गलत, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है। सर ये और बता दो ये आया कैसे, ये तो हमने अब तक रटा है, हो सकता है आपने आज से पहले इसको सिर्फ रटा हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आया, कैसे बना। तो चलो इसको भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अगली स्लाइड में हम इसको बताते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए तो 1 लाख का इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000, तो कितना हो गया 1,10,000। और फिर 11,000, क्योंकि यहाँ तो 10% ऑफ 1 लाख है और यहाँ पे 10% ऑफ 1,10,000। अच्छा, अगर हम इसको P माने तो ये क्या हो गया P × R, तो सम क्या हो गया P + PR। अगर हम P को कॉमन ले लें तो 1 + R हो गया। अच्छा ये क्या है 11,000, P 1 + R × R, इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा P 1 + R प्लस P ब्रैकेट में 1 + R × R। अगर ये चीज़ जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + R को बाहर आ जाएगा, 1 + R की हम पावर 2 लिख सकते हैं, तो 1 + R की पावर 2। तो ये जो A2 है और A3 क्या होगा पावर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से गिनती आगे बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें n नंबर ऑफ ईयर्स का निकालना है तो A = P 1 + R की पावर n। तो ये GP की तरह है और वो किसकी तरह था, AP की तरह था। तो GP का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है, हम उसको भी रिकॉर्ड करके आपको देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं कि GP क्या होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि सारे चैप्टर आपस में मिलते जुलते भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी तरह से AP GP है। इसी तरह से डेप्रीसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उनको हम सिखाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो एक फार्मूला आपके पास आ गया और ये मदर फार्मूला है, इसी से सारी चीज़ें बनती हैं। तो कौन सा फार्मूला है बच्चों, A बराबर क्या, A बराबर होगा P ब्रैकेट में 1 + R⁴n। सर ये हमेशा लगेगा क्या, नहीं, ये तभी लगेगा जब एनुअल कंपाउंडिंग है। क्या मतलब होता है सर, एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब साल में एक बार ही आपको इंटरेस्ट मिले। अच्छा सर 2 बार कैसे मिल सकता है, जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो। कैसे हो सकता है सर, अरे 6-6 महीने करके 2 बार भी तो दिया जा सकता है। सपोज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो उस केस में A क्या होगा P 1 + R/2 और n × 2। सर आपने ये क्या किया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया। अरे भाई रेट कितना था 10%, क्या ये साल का है या 6 महीने का है, सर साल का है, तो 6 महीने का कितना होगा 5%। कैसे बताया, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड किया, तो 2 क्या है, 2 को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। m का मतलब है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन ए ईयर, कि एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग। अच्छा बताओ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो साल में कितनी कंपाउंडिंग होंगी, सर साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी। इसलिए
अगर 3 साल का पीरियड का इंटरेस्ट आपका कितनी बार कंपाउंड होगा? 6 बार होगा। आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर से लिखते हैं, देखो मैं फिर से एक फॉर्मूला लिखता हूँ, A इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एम टू द पावर एम एन। सर ये क्या फॉर्मूला है? अरे सेम ही तो फॉर्मूला है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी हो सकती है। तो यहाँ m की जगह क्या आएगा? 4। यहाँ m की जगह क्या आएगा? 4। अगर मंथली है तो m की जगह क्या आएगा? 12। m की जगह क्या आएगा? 12। अच्छा सर, इसका मतलब अगर 2 साल हैं तो 24 महीने हो गए, तो इसका मतलब 2 साल में कितने महीने? 24 महीने। और अगर क्वार्टरली है तो 2 साल में कितने क्वार्टर? 8 क्वार्टर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आपको 2 याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इस दोनों में अंतर कोई नहीं है। अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो आप इसमें अगर वैसे देखोगे तो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है? एक बार। तो आपने 1 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग द सेम। तो ये फॉर्मूला ही है जिससे सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, एनुअल कंपाउंडिंग है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि m से आपको डिवाइड करना होगा और m से यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो तो अब इन 2 फॉर्मूले से कई फॉर्मूले हम बना सकते हैं। तो चलो आज बनाना सीखते हैं कई सारे फॉर्मूले। अभी मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला बताया बस। कौन सा बताया? a बराबर p 1 प्लस आर की पावर n। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस पी। इसको a को क्या लिख सकते हैं? p 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस पी। अगर p कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। और ये तो ci के बराबर है। अगर कभी p निकालना पड़ा हो ci, ऐसा सवाल है जिसमें ci दे रखा है और आपको p निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं? सपोज जैसे आपको ये फॉर्मूला पता है a बराबर p 1 प्लस आर की पावर n, तो अगर p निकालना है तो क्या होगा? a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आर की पावर n कितना होगा? a अपॉन पी। अगर 1 प्लस आर लिख दें तो क्या होगा? a अपॉन पी की पावर 1 बाई एन। तो r क्या हो गया? a अपॉन पी की पावर 1 बाई एन माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए कि हम इस, देखो p निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और ci निकालना है, और ये बेसिक फार्मूला तो है ही, इससे रेट निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही तो अगर हम n निकालना चाहें तो n भी निकाल सकते हैं। n निकालने के लिए क्या करेंगे? n इज इक्वल टू, तो इसका भी फार्मूला बन जाएगा। तो इसको बताने के लिए हम इसको समझते हैं। अभी हमने क्या बताया था? a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n। अगर हम इसको 1 प्लस आर की पावर n को लिखें तो क्या होगा? a अपॉन पी। और अगर 1 प्लस आर टू द पावर n का लॉग ले लिया जाए तो इधर भी लॉग लिया जाएगा। इसको कहते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। तो क्या हो गया? n log 1 प्लस आर इज इक्वल टू लॉग a अपॉन पी। सर ये n आपने नीचे क्यों लिख दिया? ये log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये प्रॉपर्टी हैं। हम log भी एक बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, तो उसको भी हम सीखेंगे। लेकिन आज हम केवल log को कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, इससे आपकी आज की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देंगे। लेकिन log अलग से चैप्टर है, उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। तो log 1 n बराबर क्या हो गया? n बराबर हो गया
log a अपॉन p डिवाइड बाई log 1 प्लस r। फॉर एग्जाम्पल अगर रेट 10% है तो 1 प्लस आर क्या होगा? कुछ बच्चे इसको 11 लिख देते हैं। ध्यान रखना, रेट का मतलब 10% को हम 0.1 लिखेंगे या 10 अपॉन 100 लिखेंगे, तो 1.1। तो log 1.1 मैं आपको बता देता हूँ, और log 2 भी बता देता हूँ। ये सब आपको कैलकुलेटर से सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो n अगर टाइम टू डबल आपसे पूछा जाए कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? log 2 डिवाइड बाई log 1.1। 1.1 भी आपके सामने है और log 2 भी आपके सामने है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड 0.3010 डिवाइडेड बाई 0414। तो अगर 0.301 को हम डिवाइड करें 0.0414 से तो 7.27। हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, उसमें 7.2 ईयर्स ले लिया था, तो n कितना निकला? 7.27। अराउंड इतने साल में पैसा डबल हो जाता है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि शॉर्टकट भी बता दीजिए सर। शॉर्टकट भी बता देते हैं कि अगर आपको टाइम टू डबल निकालना हो तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? ध्यान रखना, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मैं सिंपल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में तो अलग होता है। और इसमें रूल ऑफ 72 क्या होता है? टाइम टू डबल इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई रेट। यहाँ पे रेट का मतलब परसेंटेज में नहीं लेंगे। जैसे 72 डिवाइडेड बाई 10% है, तो हम यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा? 7.2 ईयर्स। अभी हमने क्या निकाला था? 7.27। वो एग्जैक्ट है, वो एकदम करेक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेट आपको एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? रूल ऑफ 72। एक और है, उसमें हम क्या करते हैं? 69 डिवाइडेड बाई रेट प्लस 0.35, या इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं 69 डिवाइडेड बाई 10%, तो क्या हो गया? 6.9 हो गया, और 0.35 तो कितना हो गया? 7.25। अभी भी ये एग्जैक्ट नहीं आया, हमारा एग्जैक्ट कितना आया था? 7.27 ईयर्स, और इसमें क्या आ रहा है? 7.25। ये फिर भी क्लोज है, और 7.2, चलो एक आइडिया तो लग जाएगा। तो ये दो रूल हैं, एक तो रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 69, ठीक है। तो इनसे भी आप निकाल सकते हो, एक आइडिया लगेगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। अगर बहुत क्लोज आंसर्स हैं तो आपको लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सर लॉग से तो हमें बहुत डर लगता है, चलो क्या करते हैं, लॉग को समझ लेते हैं। लॉग किसी भी वैल्यू का लॉग, जैसे log 2 निकालना है आपको, तो log 2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में लिखो 2। ये कैलकुलेटर में हमने क्या लिखा? 2। अब इसका अंडर रूट का निशान दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कितनी बार दबाना है? 19 टाइम्स। फिर -1 करना है और 22765 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.3010 आ गया, तो हम इसका रूल लिख देते हैं। तो फाइंडिंग लॉग विद ए सिंपल कैलकुलेटर। तो सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले क्या होगा? अंडर रूट का निशान दबाने का। अच्छा बताओ कितनी बार? 19 टाइम्स। बिल्कुल ठीक, आपको याद रहना चाहिए ये 19 टाइम्स। और कुछ याद मत कर लेना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम क्या करेंगे? -1। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 22 76 95 227695 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे log 1.1 निकालना है,
तो क्या करेंगे कि अपने कैलकुलेटर पे क्या लिखें, 1.1 लिखें सर, ठीक बात, 1.1 लिख दिया और फिर अंडर रूट का निशान दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टाइम्स दबाया, -1 करा और इंटू 227695, तो कितना आया, ये आ गया 0.0414, 0.0414, इसमें 4139 है, वी कैन मेक इट 4, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो आपकी आज की समस्या तो सॉल्व हो गई, क्योंकि एंटी लॉग तो इसमें आने वाला नहीं है, सिर्फ लॉग आने वाला है। तो लॉग का तो आपको निकालने का तरीका बता दिया, तो याद रखना कि लॉग आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हाँ सर ठीक है, तो लॉग से क्या हुआ, लॉग की समस्या अब नहीं आएगी। जब भी आपको लॉग निकालना हो तो आपको केवल 3 स्टेप याद रखने हैं, अंडर रूट करने का 19 टाइम्स, -1 करने का और मल्टीप्लाई करना है 227695, ठीक है। तो चलो ये मेथड आपको याद करना है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ सीख ली। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे मनी डबल्स इन 7 years, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो क्या पता है, a बराबर p 1 + r⁴n। तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, क्यों, डबल हो रहा है तो अमाउंट कितना है, डबल ऑफ p होगा, p से p कैंसिल हो गया, तो 1 + r⁴ 7 = 2, तो 1 + r क्या हो गया, 2⁴ 1/7, और 2⁴ 1/7 कितना होता है, 1.10409। तो वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, तो r बराबर हो गया 2⁴ 1/7 -1, यानी 1.10409 -1, तो 0.10409, यानी इसको 10.41% भी लिख सकते हैं। सर ये वैल्यू कैसे आई, चलो इसको भी बता देते हैं, इसका भी शॉर्टकट आपको आज बता दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इसी को बताता हूँ कि कोई भी पावर निकालनी हो, जैसे 2⁴ 1/7 निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस नंबर की आपको वैल्यू निकालनी है उसको अपने कैलकुलेटर पे लिखना है, क्या लिखना है, 2। कौन सी पावर निकालनी है, 1/7, ठीक है। अच्छा स्टेप्स पे मैं पहले लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, अंडर रूट का निशान, लेकिन इस बार 19 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन 12 टाइम्स विल बी सफिशिएंट, क्यों ज़्यादा समय लगाओ। सर हम 10 टाइम्स करें तो 10 भी कर सकते हो, हम 3 टाइम्स करें तो नहीं, कम से कम 10 बार, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 12 इज सफिशिएंट। फिर क्या करना है सर, फिर इसके बाद करना है -1, फिर क्या करना है, इनटू ये जो पावर है ऊपर लिखी हुई है, इस पावर को मल्टीप्लाई करना है। सर यहाँ पर 1/5 होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1/5 हो जाता है, और उसके बाद +1, और उसके बाद क्या, इनटू बराबर के दोनों निशान कितनी बार दबाने हैं। अगर हमने 12 लिखा है तो यहाँ भी 12, अगर यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ भी 10, यहाँ 13 लिखा है तो यहाँ भी 13, बस इतनी सी बात है। तो जैसे मैंने अपने कैलकुलेटर पे लिख लिया 2, अब मैंने अंडर रूट के निशान दबाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 किया और मल्टीप्लाई बाई 1/7 का मतलब डिवाइड बाई 7, तो इतना आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, +1, फिर क्या करना है, इनटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 पॉइंट आ गया ना, 10409, यही बताया था, तो आ गया आंसर 1.10409। तो अब आपको एक और तरकीब, एक तो लॉग की बता दी
और दूसरी ये तरकीब बता दी। अभी एंटी लॉग नहीं बताया है, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हमें बतानी हैं, तो कम से कम 2 वैल्यूज़ आज की डेट में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो हमने अभी अब सीखा है उसको मैं फिर से बताता हूँ कि जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि a बराबर p1 + r⁴n, यही तो सीखा है। और अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, p निकाल सकते हैं। p क्या होगा, a / 1 + r⁴n, या फिर कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है a × 1 + r⁻⁻n। अब कुछ बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इतना ही ठीक रहेगा। वैसे जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं, m⁻n अगर रेसिप्रोकल इसका देखें तो ये थोड़े से रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अब आपको एक तो ये फॉर्मूला पता चल गया, एक ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा अभी मैंने r निकालने का बताया था। क्या बताया था, a/p⁻1/n - 1। अभी हमने एक सवाल किया, उसमें r निकालना था 10.41, कुछ ऐसे आंसर भी आया। तो क्या किया हमने कि a अमाउंट अगर 200 है और p 100 है, अगर p x है और अमाउंट 2x है, क्योंकि डबल का मतलब क्या है, अगर 100 लेंगे तो 200 हो जाएगा, अगर x लेंगे तो 2x हो जाएगा, अगर p लेंगे तो 2p हो जाएगा। उस तीनों केसेस में a/p क्या होगा, 2 ही होगा। a/p कितना होगा, 2 ही होगा। इस चीज़ का आप ध्यान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला मिल गया, a/p⁻1/n। अभी पिछला सवाल क्या लिया था कि 7 साल में डबल होता है तो रेट कितना होगा, तो 7 साल में डबल हो गया, उसमें n क्या है, 7। इस प्रकार से हम ये 4 फॉर्मूले सीख चुके हैं। और चौथा फॉर्मूला क्या है, अभी हमने बताया कि अगर हम n निकालना चाहें तो log a/p log 1 + r। ठीक है, log a/p log 1 r। तो इस प्रकार से, जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है तो 140 करोड़, लेकिन मैंने p लिख दिया 100 करोड़, और मैं चाहता हूँ कि 40% इंक्रीज हो जाए, तो 100 का 40% कितना होगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 140। अगर ये अमाउंट है और ये p है तो a/p कितना हो गया, 1.4। तो ये हो जाएगा log 1.4 डिवाइडेड बाई log, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ की हम 2% मान लेते हैं, तो 1.02। तो अगर हमें log 1.4 कोई बता दे और log 1.02 बता दे तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है log कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट का निशान 19 टाइम्स -1 इंटू 227695। इसी प्रकार से आप निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल 6 जो अधिकतर बच्चे हमसे पूछते ही हैं अगली एक्सरसाइज का, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, मंथली है, इफ अदर देन एनुअल, अगर साल की नहीं है, कंपाउंडिंग कैसे, 6 महीने की है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, डेली है, तो क्या होगा, a = p 1 + r/m⁻mn। ये पहला फॉर्मूला बनेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p a डिवाइडेड बाई 1 + r/m⁻mn। तीसरा फॉर्मूला रेट का होगा, तो रेट नहीं आएगा, r/m आएगा, क्योंकि हमने रेट की जगह क्या लिखा है, r/m। a/p की पावर 1/m n-1। और चौथा क्या हो जाएगा, n की जगह हमने क्या लिखा है, mn, तो mn बराबर log
ए अपॉन पी, और नीचे क्या होगा log 1 प्लस आर ओवर एम। इस प्रकार से ये 4 फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। सेम हैं, वही हैं, हमने अभी सीखा था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, p 1 प्लस आर की पावर n, और अगर p निकालना है तो a डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n, अगर रेट निकालना है तो a अपॉन p की पावर 1 बाई m n माइनस 1, और n निकालना है तो log a अपॉन p डिवाइड बाई log 1 प्लस आर। तो ये 4 फॉर्मूले ही हैं जो हमने इसको चेंज कर दिया, और नहीं याद रहते हैं तो कम से कम एक फॉर्मूला तो याद रखोगे, इसी से सारे बने। आप इसी में पुट कर दो सारी वैल्यूज़ और आप अपने आप ही उसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कितना ही अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आ गया, अब कभी कभी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। समटाइम्स इट इज़ गिवन 110.19 कुछ भी दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, p 1 प्लस आर की पावर n माइनस पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू p, अगर कॉमन लें 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर एन। तो डिफरेंस क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कौन बड़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, p 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 माइनस पी आर एन। अरे इसमें से भी तो p कॉमन लिया जा सकता है, तो p 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 माइनस आर एन, और ये तो डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस दे रखा है और p निकालना है तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 माइनस आर एन। ये सब फॉर्मूले बनाने वाली बात है, आप खुद भी बना सकते हो, और नहीं बनाना चाहो तो जितना आता है इसमें वैल्यूज़ पुट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट भी कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। फिर इसके बाद है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि 1 साल के बाद हमें क्या पड़ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो इफ़ेक्टिव रेट भी सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 साल के बाद जो मिलेगा वो 12% होगा। लेकिन यही सवाल, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, रेट कितना है, 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसका मतलब है जैसे 1 साल है, ये 6 महीने हैं और ये 1 साल है, तो पहले यहाँ कंपाउंडिंग होगी फिर यहाँ कंपाउंड होगी। अगर 100 रुपये आपने जमा किए हैं तो 6 महीने बाद कितने होंगे, 106 रुपये होंगे, और इसमें 106 प्लस 6%। क्यों, क्योंकि इसमें 6 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा, तो 112 रुपये 36 पैसे हो गए। 1.06 का स्क्वायर, हाँ ये 112 रुपये 36 पैसे। तो 100 रुपये जमा किए और आपको मिले कितने, 112 रुपये 36 पैसे। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 12.36% आपको इफ़ेक्टिव रेट पड़ गया। इफ़ेक्टिव रेट का मतलब क्या है, 1 साल के बाद जो आपको मिला वो 12% नहीं मिला, 12.36% मिला। तो इसको हम इफ़ेक्टिव रेट कहते हैं। तो इफ़ेक्टिव रेट के लिए समझाने के लिए क्या हो गया कि अरे भाई 1 साल में जो मिलता है कंपाउंडिंग करने के बाद, अगर ये क्वार्टरली होता तब क्या होता, अगर ये
रेट 12% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अगर क्वार्टरली है तो 3% क्वार्टर का हो गया, तो 1.03 कंपाउंडिंग रेट होगा। और एक साल में कितनी बार होगा? 4 बार कंपाउंड होगा। -1 इंटू 100, ये इफेक्टिव रेट। सर आपने इंटू 100 क्यों किया? ये परसेंटेज के लिए किया। ये क्यों किया? क्योंकि 4 साल में 3% कंपाउंड होगा। जैसे 1.03, अगर आपने 1 रुपया जमा किया है तो 1.03 होगा क्वार्टर के बाद, और दूसरे क्वार्टर के बाद कितना होगा? 1.0609। हमने क्या किया? 1.03 लिखा, फिर क्या किया? इनटू का निशान दबाया। अगर आपका कैशियो का कैलकुलेटर है तो 2 बार भी दबाना पड़ सकता है, नहीं तो एक बार में। ये भी कैशियो का है लेकिन इसमें एक बार से काम चल रहा है, नहीं तो जो आपके पास है उसमें के लिखा आएगा अगर आप 2 बार दबाओगे। तो बराबर क्या आया? 1.0609। हमने कोई और बटन नहीं दबाया, फिर बराबर दबाया तो ये 9 महीने में 1.092727 हो गया, और फिर एक बार और दबाया तो 1.1255 हो गया। तो ये हो गया 12.55%। तो सर अभी आपने 12% था, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 12% ही है, कंपाउंडेड 6 मंथली है, हाफ ईयरली है, तो कितना आया था? 12.36%। अब आ गया 12.55%। अगर डेली होगा तो इसका रेट और बढ़ जाएगा। पर मिनट, पर सेकंड कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली भी तो हो सकता है। जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या है? कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो इस केस में क्या होता है? ए बराबर होता है PERN। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल है, तो ई का एक फिक्स्ड वैल्यू है 2.1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में इसको दे नहीं रखा है, लेकिन आगे आप फाइनल में आओगे, इंटर में आओगे, तो ये ई की वैल्यू जो 2.7183, ये इस तरीके से वैल्यू एक आती है। तो इस प्रकार से इसका भी यूज आता है। तो इसमें अगर हम बाकी वैल्यूज़ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये कंटिन्यूसली का हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है, हालांकि बीकॉम में भी दे रखा है, और जैसे सीए फाइनल में भी बच्चे आके मुझसे पूछते हैं, तो ये कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का फॉर्मूला आप अभी नोट कर सकते हो जो आप अप्लाई करोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन एक मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। एक मेथड क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। और सी का मतलब क्या है? कॉस्ट। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4। एक तो फॉर्मूला हमने बता दिया आपको डब्ल्यू का। अगर कॉस्ट का निकालना हो तो कॉस्ट का क्या होगा? W डिवाइड बाई 1 - R की पावर n। और अगर आपको R निकालना हो तो क्या होगा? 1 - W/C की पावर 1/n। और n निकालना हो तो log W/C डिवाइडेड बाई log 1 - R। तो 1 2 3 और 4, ये 4 वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर नहीं भी ध्यान रहता है तो कम से कम ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिससे सारे फॉर्मूले बने। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। जो चीज़ आपको दे रखी है वो इसमें पुट कर दो, जो नहीं दे रखी है वो अपने आप निकल आएगी। तो ये सारे फॉर्मूले जानने ज़रूरी नहीं, ये फॉर्मूला तो जानना ज़रूरी है।
और इसको धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सब क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस को करना चाहें, हमें 15 मिनट में ये बात क्लास ख़त्म कर दूंगा, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। कि जैसे लिखा हुआ है, रेट दे रखा है, ठीक है, रेट दे रखा है 7% और इफ़ेक्टिव रेट बताना है अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 30 साल से बच्चों को, सीए के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, इंटर, फाइनल और फाउंडेशन सभी लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये एग्ज़ाम में भी आता है और बच्चे पूछते भी हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली में बच्चों बताओ एम क्या होगा? क्वार्टरली का मतलब क्या है? 4 बार, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो एम की वैल्यू क्या आ गई? 4। और जो हमें पता है इफ़ेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है, वो मैं अब दोबारा से लिख देता हूँ। इफ़ेक्टिव का रेट का फॉर्मूला है 1/r, 1/r ओवर m टू द पावर m -1 इंटू 100। इंटू 100 हमने बताया था किस लिए? परसेंटेज के लिए। ये क्यों किया? सॉरी, इसमें 1/r ओवर m टू द पावर 1। हमने इसको रेट को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 4 बार कंपाउंडिंग है, तो 4 बार कंपाउंडिंग करने के लिए जैसे इसमें क्या होगा? 7%। 7% को हम क्या लिखेंगे? और 4 बार उसमें कंपाउंडिंग होगी तो m की जगह 4 आ जाएगा और इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.07 डिवाइडेड बाई 4, 0.0175 प्लस 1। ये तो एक क्वार्टर का हो गया, और इसको 4 क्वार्टर का करने के लिए कंपाउंडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 7.18%। इसका करेक्ट आंसर आ गया। कई बार आंसर्स गलत भी दे रखे होते हैं स्टडी मटेरियल में और स्कैनर में भी गलत होते हैं, तो इसको ध्यान रखना कि जो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इसको निकालना। और हम इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे, उसमें पूछ सकते हैं और वैसे भी आप पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं कि अगर डबल होने में, अगर जैसे हमारी पॉपुलेशन इस समय कितनी है? 140 करोड़ है पॉपुलेशन। कितनी है हमारी? 140 करोड़। और इसका रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है? 2% है। तो डबल होने में कितना समय लगेगा? टाइम टू डबल। आप समझ लो कि 140 करोड़ की जनसंख्या भी डबल हो सकती है। कितने सालों में डबल होगी? अगर हमारा ये ग्रोथ रेट 2% रहेगा तो हम क्या चाहते हैं? हमारी पॉपुलेशन 280 हो जाए। अच्छा, इसका रेशो क्या हुआ? A/P 2 हुआ। तो इस 140 का कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं भी दे रखा है तो हम हमेशा जब भी डबल होने की बात होगी तो A/P कर सकते हैं। तो A/P कितना हो गया? 2 हो गया। और n निकालने का फॉर्मूला क्या है? log A/P डिवाइडेड बाई log 1 + r। log A/P क्या हो गया? log 2। और रेट कितना है? 0.2, तो log 1.02। अगर log 1.02 आपको पता है, log 2 मैंने बताया हुआ है कितना? 0.3010। और log 1.02 0086, ये मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से निकालना है, आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा? log 2.3010 डिवाइडेड बाई 0.0086। तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0086, तो करीब 35 साल इसका आंसर आ गया। 35 साल में हमारी जो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी अगर हमारी ग्रोथ रेट 2%। हाँ, अगर इसको चेक करा जाए तो कम हो सकती है, लेकिन ये 2% के जम्पशन से लेंगे तो ये 35 साल में डबल हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से डेप्रीसिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके से आ सकते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमारा एक असेट है, कितने का कॉस्ट है? 1 लाख रुपए का, और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 20%।
तो 5 साल के बाद उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कॉस्ट 1 माइनस आर, 1 माइनस 20 नहीं करेंगे, 0.2 करेंगे, टू द पावर n, तो कितना हो गया 1 लाख, और 0.8 की पावर 5, तो 0.8 की पावर 5 क्या होगा, 2 3 4 5, 3278, तो कितना आ जाएगा 32,768। ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। इसमें और क्या आ सकता है कि इसमें हो सकता है कि ये आ जाए कि एक कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है 50,000, तो आपसे पूछा जाए कि कितने समय में ये रिड्यूस हो जाएगी 50,000। तो एक तरह से n निकालना है, तो n निकालने के लिए या तो आपने जो फॉर्मूला सीखा वो उसी में वैल्यूज पुट कर दो। w कितना है 50,000, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और डेप्रीसिएशन सपोज 20% है, तो 1 माइनस 0.2 टू द पावर n, तो क्या हुआ ये इधर चला जाएगा 0.5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.8 की पावर n। तो n निकालने के लिए क्या होगा, अगर हम log ले लें, log 0.5 डिवाइडेड बाई log 0.8, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 5/10 log 8/10, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 10 और log 8 माइनस log 10, ठीक है। और log 5 हम अगर जानते हैं तो उसकी वैल्यू रख सकते हैं। कैसे निकालना है वो मैंने बताया है आपको। log 5.699 और log 8 कितना होगा, अगर मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या करूँगा, log 2 का क्यूब, log 2 तो मुझे पता है कितना 3010, इसका 3 गुना कितना हो गया 9030। अगर आप टेबल में देखोगे 903 बने, नहीं तो ये 9030 भी चल जाएगा। तो log 8 आ गया, log 5 आ गया, तो log 5 माइनस log 10 और log 8 माइनस log 10, तो आप क्या करोगे 0.699 माइनस 1, log 10 क्या होता है, log 10 क्योंकि बेस 10 है इसलिए 1 होता है, और ये 9031 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 0.301, और ये माइनस में आ जाएगा 0969, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.301 डिवाइडेड बाई 0.0969, तो कितना हो जाएगा 3.1 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें देखना होगा इसका लॉजिक क्या है, उन लॉजिक को ध्यान में देंगे तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज जो बी एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ जिससे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक्सरसाइज बी निकालेंगे अपनी स्टडी मटेरियल में और देखेंगे क्या एक्सरसाइज में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सिंपल क्वेश्चन है अधिकतर। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पी गिवन है, रेट गिवन है, एन गिवन है, अमाउंट पी गिवन है 1000, रेट गिवन है 5%, एन गिवन है 4, तो अमाउंट कितना होगा आपको सीधा सा पता है कि 5% से 4 बार कंपाउंडिंग होगी 1.05, इसकी 4 बार कंपाउंडिंग कर दी तो कितना हो जाएगा 1215.5
तो ये, और अगर इंटरेस्ट निकालना हो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कहेंगे, तो इसमें से इसको घटा दो 215.51, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें 50 दे रखा है तो हमने राउंड ऑफ करा है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करें तो अगर 100 रुपये हमने जमा किए, कितने रुपए जमा किए? 100 रुपये, और कितने रेट पे? 5% पे। कितने समय के लिए? 20 ईयर्स के लिए। तो आपको 20 तक कंपाउंडिंग करनी है कि 1.05 लिख के इंटू 20 टाइम्स कंपाउंडिंग करनी है। दो हमने क्या करना है? 1.05 लिखना है, इंटू का निशान दबाना है और बराबर का निशान। जब ये हम पहली बार दबाएंगे तो ये 2 है, यानी 2 बार कंपाउंडिंग हो गई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 265। आंसर कितना हो गया? 100, 1.05 की पावर 20, ये अमाउंट आ गया, तो 265.33 करीब। अच्छा, इतना आ जाएगा। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 100 में से माइनस कर देंगे, लेकिन क्या निकालना है? अमाउंट ही निकालना है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकालना है, किसका? रेट दे रखा है 3% और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। हम इसको लिख सकते हैं हाफ ईयरली का मतलब क्या? 2 बार कंपाउंडिंग हो रही। तो 2 बार का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 3% तो साल का है, 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6 महीने का हो जाएगा 1.5%, इसको हम 1.015 लिखेंगे, और 1.015 को कंपाउंडिंग करेंगे तो 1.03 आ जाएगा, 3.0225 इस तरह से आंसर आ जाएगा। गिवन ही भी है सी में। तो इस प्रकार से इफेक्टिव रेट जो मैंने आपको पहले भी बताया है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, 4 नंबर देखो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है कि 1 लाख का सेट है, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। अच्छा, उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 30,000, इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है? 20%। एन निकालना है, ठीक है। तो वही जो हमने एन निकालने के लिए किया था, लॉग W/C log 1 - R। तो W/C कितना हो गया? 0.3, या 3/10 भी लिख सकते हैं, और log 0.8 8/10 भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है log 3/10 और log 8/10, तो कितना होगा? 0.4771 या 2 ऐसे ही आता है इसका। और ये हमने निकाला था 9031 -1, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 1 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 5229, माइनस का, नीचे भी माइनस का है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो 0969, तो 5229 डिवाइडेड बाई 969, ठीक है। तो ये 5.4 ईयर्स अप्रॉक्स। ये एन निकालने वाले जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे, इनको बड़ी समस्या होती है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमने 4 कर लिए, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है कि मशीन डेप्रीशिएट। अच्छा, इसमें है ए दे रखा है, एन दे रखा है, रेट दे रखा है, तो पी कितना होगा? पी बराबर ए डिवाइडेड बाई 1 + R/m की पावर mn, क्योंकि इसमें जो दे रखा है, ए दे रखा है कितना? 1000। रेट कितना दे रखा है? 6%, हाफ ईयरली है तो 3% हो गया। और कितने साल के लिए है? ये साल है 2 साल। 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 4। तो 1.03 की पावर 4, 2 3 4, ये 1.12 आ गया। 1000 डिवाइड बाई 1.1255, और
इसको हम निकाल सकते हैं। तो कितना आया 888, इसका आंसर है 888.48 टू बी मोर करेक्ट। लेकिन इसका आंसर क्लोज जो है, सभी आंसर्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ। देन 6 नंबर देखें कि वो पॉपुलेशन अगर 2% ग्रोथ रेट है और 40% इंक्रीज करना है, इसका हम आंसर कर चुके हैं कितने साल में होगा। तो log 1.4 डिवाइडेड बाई log 1.02, log 1.4 निकालना पड़ेगा आपको और log 1.02 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे पता है। 1.4 के लिए कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे बच्चों, 1.4 लिखेंगे और अंडर रूट का निशान दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95। ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने आप भी कर सको। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड किससे करना है 0086 से, तो कितना आया करीब 17 ईयर। 16.99 है, लेकिन हम इसको 17 ईयर्स अप्रॉक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंस दे रखा है। ऐसा सवाल भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दे रखा है 110 रुपये 19 पैसे, 110.19। और आपसे कहा गया है कि आप इसको बताएं। ठीक है, कि दिस इज द डिफरेंस गिवन। यहाँ पे n कितना है 3 इयर्स है, रेट कितना है 6% है। तो डिफरेंस आपको याद है, हमने बताया था P1 + r⁴n - 1 - Rn। तो डिफरेंस इज गिवन 110.19। P आपको निकालना है, तो 1.06 की पावर 3 - 1 माइनस 0.06 इंटू 3 0.18 आएगा। तो इस प्रकार से P की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए आप लोगों को और ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें लिखा है यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज 10 ईयर्स, कॉस्ट 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, कॉस्ट 1 - r⁴n। इसमें कॉस्ट कितनी गिवन है 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 10%, तो 1 - 0.1। और कितने साल हैं इसकी रिटर्न, इसकी यूजफुल लाइफ है 10, तो 0.9 की पावर 10 निकालने के लिए इनटू दबा के बराबर का निशान दबाना है। गिनती 2 से स्टार्ट करनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3486 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.78। ठीक है, इस प्रकार से आपने 8वां भी कर लिया। 9, बस 2-4 क्वेश्चन और। 9, इसमें इफेक्टिव रेट दे रखा है, वो मैं करा चुका हूँ कि 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इफेक्टिव रेट क्या होगा 1 + 0.07 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 4 - 1 इंटू 100 मैंने करा दिया था। तो आज इसी कैसे इसमें देख लेना रिकॉर्डिंग कितना आया था 7.18%। ठीक है, यही आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए या तो P निकालो, पहले तो A निकालोगे, A निकालने के बाद आप P कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। तो A बराबर हो जाएगा P1 + r/m⁴mn, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए A में से P घटा देने का। तो सब कुछ आपको दे रखा है, तो इसमें दे रखा है 16,000। P कितना दे रखा है 16,000 और 10% है,
हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 1.5 साल में कितने पीरियड होंगे, 3 होंगे। तो 1.05 की पावर 3 इंटू 16,000, तो ये हो जाएगा 18,522। ये तो अमाउंट हो गया, और इसमें से 18,522 में से घटाना होगा 16,000। ये ध्यान रखना होगा कि हमसे पूछा क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं पता होगा तो गलत करके ही आओगे, तो इसलिए इनको सीखना ज़रूरी है। 11 कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, और क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 4n माइनस P। ये जैसे अभी हमने सवाल किया था, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन। फिर 12 डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या बताया था, P ब्रैकेट में 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1 माइनस Rn। बस जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन। 13 में, यस 13 में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें 39.4 क्या दे रखा है, पर 1000। मैं लिख देता हूँ, पर 1000 ये दे रखा है बर्थ रेट, और 19.4 क्या दे रखा है, ये भी पर 1000 है। इसका मतलब है कि 1000 में देख रहे हैं हम, तो 20 पर 1000 का मतलब है 2%। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि जैसे हमने 6 नंबर क्वेश्चन बताया था, 2% ग्रोथ रेट है तो डबल होने में कितना समय लगेगा, मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, 35 ईयर्स इसका आंसर है। इसी तरह से आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो ये अब चीज़ें सब आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। एन्युटी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास। मैं CA धर्मेंद्र गुप्ता AKN की तरफ से आपको ये क्लास दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।